Assalamualaikum class. Today our topic is accounting concepts. Definition: rules and principle for recording business transaction and help accountant in preparing financial statement. ऐसे रूल्स या प्रिंसिपल जिनकी मदद से हम अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, जो भी बाइंग या सेलिंग हो रही होती है, बिजनेस जो भी रेवेन्यूज जनरेट कर रहा होता है या कोई भी एक्सपेंसेस बिजनेस के हो रहे होते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग कंसेप्ट का यूज़ करते हैं एंड हेल्प अकाउंटेंट इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो अकाउंटेंट को हेल्प करते हैं जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की बनाते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के बनाते हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अब डिफरेंट किस्म के अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को। फर्स्ट है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। Business and owner are treated as separate entity. The accounts are prepared to give information about the business and not about who owns it. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि बिजनेस और ओनर जो है वो दोनों अलग-अलग हैं, उन दोनों की ट्रांजैक्शंस को जो है वो मिक्सअप ना किया जाए। जो भी रेवेन्यू या एक्सपेंसेस बिजनेस कर रहा है उसको ओनर के रेवेन्यू या एक्सपेंसेस के साथ मिक्सअप नहीं किया जाए। जो भी अकाउंट्स बनते हैं वो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनते हैं, ओनर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बनाए जाते। ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड एज बिजनेस एंटिटी इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में हो रही होती हैं, बिजनेस का कैश बढ़ा है, इन्वेंट्री लेवल कम या ज़्यादा हो रहा है या उसकी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, वो बिजनेस को उसके ओनर से अलहदा रख के जो है बुक्स ऑफ बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके ओनर की ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं समझते। जो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं उसको हम बिजनेस एंटिटी के तौर पे बुक्स ऑफ बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। If the distinction is not made, the owner and the business, the true image of the business will not be available. अगर ओनर और बिजनेस के दरमियान जो है वो हम डिफरेंस नहीं करेंगे, जो असल इमेज होगी हमारे सामने बिजनेस की नहीं आएगी। इसके एग्जांपल में हम लेते हैं कि एक बिजनेस है, उसने 3 अपार्टमेंट रेंट पे लिए हैं। 2 अपार्टमेंट जो है वो बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है और एक अपार्टमेंट जो है वो ओनर खुद से यूज़ कर रहा है। अब उन तीनों अपार्टमेंट का रेंट जो है वो बिजनेस की तरफ से जा रहा है, एक्सपेंस बिजनेस की तरफ से हो रहा है, लेकिन जो वैलिड एक्सपेंस बनता है वो सिर्फ 2 अपार्टमेंट का बनता है। तो जो एक अपार्टमेंट का रेंट है वो ओनर ने खुद अपने पैसे से देना था। इस तरह से जो ओनर होता है और बिजनेस होता है, अगर हम उनकी ट्रांजैक्शंस को मिक्सअप कर देंगे तो हमारे सामने बिजनेस की असल इमेज नहीं आएगी। इसलिए जो है वो हमें इन दोनों की ट्रांजैक्शंस को अलग-अलग रखना होगा ताकि हम सही तरह से देख सकें कि कितना एक्सपेंस बिजनेस का हुआ है और कितना रेवेन्यू बिजनेस ने जनरेट किया है। ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। ओनर ने जितना भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो उस लिहाज से बिजनेस का क्रेडिटर होता है। उसने बिजनेस को पैसे उधार पे दिए होते हैं और बिजनेस ने वो पैसे उसे वापस करने होते हैं। द डिफरेंस मेड हेल्प अकाउंटिंग इन रिपोर्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी मोर फेयरली। इसी तरह से जब हम ये डिफरेंस कर लेते हैं बिजनेस और ओनर के दरमियान, इस तरह से हम प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि बिजनेस अपने ओनर्स में, सब ओनर्स में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना प्रॉफिटेबल रहा है। तो जो है ये डिफरेंस हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा फेयरली रिपोर्ट करने में मदद देता है। सेकंड है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न मीन फर्म हैज़ नाइदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी टू वाइंड अप इट्स अफेयर। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि हमारा जो फर्म है या बिजनेस है उसकी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आने वाले वक्त में वो अपने ऑपरेशंस करना रोक देगा या अपनी अपनी प्रोडक्शन बंद कर देगा, अपने अफेयर्स को वाइंड अप करके अपने बिजनेस को ख़त्म कर देगा। क्योंकि हमारे बिजनेस का नेचर ही गोइंग कंसर्न है कि वो आने वाले वक्त में इसी तरह से वर्क करता रहेगा। The business should continue to operate at its present scale in the foreseeable future and exist for the long time to come. जिस तरह से बिजनेस अपने प्रेजेंट स्केल पे अभी काम कर रहा है उस तरह से फ्यूचर में भी काम करता रहेगा और काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए इसी तरह से वो अपने ऑपरेशंस को जारी रखेगा। ड्यू टू गोइंग कंसर्न नेचर ऑफ बिजनेस, फिक्स एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन बेसिस। हमारे बिजनेस का जो नेचर है वो गोइंग कंसर्न है, इसी वजह से फिक्स एसेट जो होते हैं वो बैलेंस शीट पे कॉस्ट प्राइस पे दिखाए जाते हैं और उसे डेप्रिसिएट करके दिखाया जाता है। फिक्स एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट हमें सिर्फ एक दफ़ा नहीं मिलता बल्कि उनका बेनिफिट हमें काफ़ी सालों तक मिलता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदी है तो वो मशीन हम एक दफ़ा यूज़ करके उसका बेनिफिट जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो उस मशीन का बेनिफिट हमें काफ़ी सालों तक मिलता रहेगा क्योंकि वो प्रोडक्शन में काफ़ी सालों तक हमें मदद देती रहेगी। फिक्स एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट। फिक्स एसेट कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस में हमने उस एसेट को खरीदा था, उसकी परचेज प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मशीन खरीदी है उसकी प्राइस 1 लाख रुपीज़ है तो 1 लाख रुपीज़ जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी।
लेस डेप्रिसिएशन बेसिस और फिक्स एसेट जो कि कॉस्ट पे दिखाए जाते हैं उसे डेप्रिसिएट करके दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने अपने बिजनेस के लिए मशीन खरीदी थी उसकी प्राइस थी 1 लाख रुपीज़। अगर उस 1 लाख रुपीज़ के एक्सपेंस को हम एक साल की बैलेंस शीट में एक साथ दिखा दें तो इससे हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है और हमारी ओनरशिप को भी नुकसान पहुंचेगा। सो हम इस एक्सपेंस को एक साथ नहीं दिखाते बल्कि डेप्रिसिएशन बेसिस का यूज़ करते हैं। डेप्रिसिएशन बेसिस में ये होता है कि हम अपने फिक्स एसेट की यूज़फुल लाइफ देखते हुए अपने एक्सपेंस को जो है वो कुछ सालों में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा एसेट था, फिक्स एसेट मशीन था, उसकी प्राइस थी 1 लाख रुपीज़। अगर हमें लगता है कि हमारी मशीन की यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 साल है, वो 10 साल तक जो है वो हमें प्रोडक्शन करके दे सकती है, तो हम जो अपना एक्सपेंस है 1 लाख रुपीज़ का उन 10 सालों में डिवाइड कर लेंगे इक्वली। हर साल में अगर हम 10,000 रुपये रखें तो हमारे 10 सालों में जो है वो एक्सपेंस कवर हो जाएगा। सो दिस इज़ द डेप्रिसिएशन बेसिस कि हम एक साथ एक्सपेंस कवर नहीं करते बल्कि डेप्रिसिएट करके जो है वो एक्सपेंस को कवर करते हैं। सो गोइंग कंसर्न नेचर ऑफ बिजनेस में जो हमारे फिक्स एसेट होते हैं वो कॉस्ट पे दिखाए जाते हैं और डेप्रिसिएशन बेसिस पे दिखाए जाते हैं। The assets are not shown at market value because they have been purchased for use in future and earn revenue and not for sale purpose. सो मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हमने कॉस्ट की बात की थी। कॉस्ट ऐसी प्राइस होती है जिस प्राइस पे हमने अपने एसेट को खरीदा था। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक गाड़ी है, उसको हमने 10 लाख रुपए में खरीदा है, तो हो सकता है उस गाड़ी की मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज हो गई हो और वो जो है वो 15 लाख हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि कम होकर जो है वो 8 लाख हो गई हो। सो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है। कॉस्ट प्राइस जो वही प्राइस होती है जिस प्राइस पे हमने उस चीज़ को खरीदा है। एसेट्स जो होते हैं वो जो है वो मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाए जाते क्योंकि हमने उसे सेल नहीं करना। अगर हमने अपने एसेट को सेल करना है और देखना है प्रॉफिट और लॉस हमें कितना हो रहा है तो हम मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे, क्योंकि हमने एसेट को जो है वो फ्यूचर में यूज़ करने के लिए खरीदा होता है और उससे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खरीदा होता है, अपनी प्रोडक्शन के लिए खरीदा होता है, इसलिए उसको हम कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे दिखाते हैं। इफ़ द बिजनेस इज नॉट टू कंटिन्यू, मार्केट वैल्यू हैव सिग्निफिकेंस। अगर बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रहना, आगे वर्क नहीं करना, प्रोडक्शन नहीं करनी, तब तो मार्केट वैल्यू की सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जब बिजनेस ने काम नहीं करना तो उसके एसेट जो हैं उसने बेचने होते हैं और अपने एसेट बेच के उससे पता लगाना होता है कि उससे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो तब मार्केट वैल्यू की सिग्निफिकेंस होगी। थर्ड है हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मनी की टर्म में होंगी या पैसे की टर्म में होंगी। इफ़ द ट्रांजेक्शंस और इवेंट आर नॉट इन टर्म ऑफ मनी इट इज़ नॉट यूजफुल। अगर ट्रांजेक्शन और इवेंट जो हमारे बिजनेस में हो रहे हैं वो मनी की टर्म में नहीं होंगे, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ मनी की टर्म में नहीं होगी तो हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसलिए वो हमारे लिए कोई यूजफुलनेस नहीं रखते। इसकी इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हार्ड वर्किंग एंड ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ इज डेफिनेटली एन एसेट फॉर बिजनेस। जो हार्ड वर्किंग और ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस में काम कर रहे होते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट होते हैं, क्योंकि वो हमारे बिजनेस को बेनिफिट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड इट इन टर्म ऑफ मनी। लेकिन मनी की टर्म में उनको रिकॉर्ड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उनको मनी की टर्म में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। सो दे आर नॉट शोन इन अकाउंट बुक, इसलिए कहीं भी उनका सेक्शन हमें अकाउंट बुक में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो मनी की टर्म में नहीं होते हैं। मनी एनेबल्स वेरियस थिंग ऑफ डाइवर्स नेचर टू एड अप टुगेदर एंड डेल्ट विद। जब कोई चीज़ मनी की टर्म में होती है तो उसको हम डाइवर्स नेचर की चीज़ों के साथ ऐड अप कर सकते हैं, जैसे कैश को हम इन्वेंट्री के साथ या अकाउंट रिसीवेबल के साथ ऐड अप करके उसके साथ डील कर सकते हैं और उनका एनालिसिस कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है कॉस्ट कंसेप्ट, या इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द प्राइस इट वॉज परचेज, दैट इज कॉस्ट प्राइस। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट हमें ये कहता है कि एसेट्स जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में उस प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे जिस प्राइस पे हमने उसे परचेज किया था। परचेज प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो क्लोजली रिलेट करता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि फिक्स एसेट जो है वो बैलेंस शीट पे अपनी कॉस्ट प्राइस पे दिखाए जाते हैं। इसी तरह से कॉस्ट कंसेप्ट भी यही कहता है कि एसेट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी कॉस्ट प्राइस पे दिखाए जाते हैं। सो दीज आर द सेम थिंग्स। वैल्यूज ऑफ एसेट्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, कॉस्ट इज अ प्राइस ऑन विच एसेट इज परचेज। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि एक मार्केट वैल्यू होती है और एक एक जो होती है कॉस्ट प्राइस होती है।
मार्केट वैल्यू जो होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो इसी तरह से वैल्यू ऑफ जो एसेट्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कॉस्ट वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे हमने अपने एसेट को खरीदा होता है। इसीलिए जो है कॉस्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद वैल्यू। कॉस्ट को हमने वैल्यू से कंफ्यूज नहीं करना है। कॉस्ट अलग चीज होती है, वैल्यू अलग चीज होती है। द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूइंग एसेट एट कॉस्ट नॉट एट मार्केट वैल्यू रिमूव एनी स्पेस फॉर पर्सनल असेसमेंट इन शोइंग फिगर्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जब भी हम अपने एसेट को मार्केट वैल्यू के बजाय कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इससे क्या होता है, जो हमारी पर्सनल असेसमेंट होती हैं या हमारी पर्सनल ओपिनियंस होते हैं मार्केट वैल्यू को लेके, क्योंकि मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, वो सारे ओपिनियंस या असेसमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है और हम एक ही प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे या परचेज प्राइस पे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अपने फिगर्स को शो करते हैं। इफ़ वी रिकॉर्ड ऑन मार्केट वैल्यू एवरीबडी विल हैव हिज ओन व्यूज अबाउट वेरियस एसेट। अगर हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें कॉस्ट प्राइस के बजाय, तो हर किसी का अपना व्यू होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो मार्केट में चेंज होती रहेंगी और हर साल जो है वो एसेट की प्राइस जो है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंट आएंगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। सो ये कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए हम कॉस्ट कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। फिफ्थ हमारे पास है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इट स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव टू साइडेड इफेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सेम अमाउंट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में हमें ये बताया गया है कि जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसका दो साइड पे इफेक्ट पड़ता है और दोनों साइड पे सेम अमाउंट का इफेक्ट पड़ता है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट। जब भी कोई चीज़ हमारे बिजनेस में आती है तो उसके नतीजे में दूसरी चीज़ चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपने बिजनेस में इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज करना है तो इसके नतीजे में जो कैश लेवल है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि हम इन्वेंट्री जो है वो कैश पे खरीदेंगे तो इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज हो जाएगा और कैश लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल है माइक स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल अमाउंट ऑफ 12,000। माइक ने 12,000 की अमाउंट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। ये एक ट्रांजैक्शन है। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे हमारे पास। फर्स्ट, बिजनेस हैज एसेट ऑफ 12,000। बिजनेस के बाद 12,000 के एसेट आ गए। सेकेंड, बिजनेस हैज टू पे द ओनर द सम ऑफ 12,000 विच इज टेकन एज ओनर कैपिटल। बिजनेस ने अपने ओनर को 12,000 की अमाउंट पे करनी है जो कि हम ओनर कैपिटल के तौर पे लिखेंगे। ओनर कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं। एसेट में 12,000 इंक्रीज आया और इसी के साथ साथ जो इक्विटी है ओनर कैपिटल में भी 12,000 का इंक्रीज आया। सो दो साइड पे इफेक्ट हुआ है और दोनों साइड पे सेम अमाउंट का इफेक्ट हुआ है। दिस इज द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। 6 है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज कंसीडर टू बी इंडेफिनिट। जो बिजनेस की लाइफ होती है वो इंडेफिनिट होती है। एग्जैक्ट लाइफ बिजनेस की हमें पता नहीं होती कि 1 साल है, 2 साल है या 10 साल है। मेजरमेंट ऑफ इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वुड नॉट बी हेल्पफुल। अगर हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या इनकम को काफ़ी लंबे अरसे बाद मेजर करेंगे तो ये हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह हम अपने बिजनेस में जो भी मिस्टेक करें उसको जल्दी से ठीक नहीं कर सकेंगे। So it would be absolutely necessary that after each time interval the business must stop and see how things are going. So इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो है वो बिजनेस रुके और देखे कि जो उसके अंदर चीज़ें चल रही हैं या ऑपरेशंस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो किस तरह से हो रही हैं। इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग सच टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग के टर्म में इस तरह के टाइम पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। इट इज़ यूजुअली ऑफ 1 ईयर। ये जो होता है आमतौर पर 1 साल का होता है। At the end of each accounting period, balance sheet and income statement of companies are prepared. अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है। हर अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में क्या होता है, कंपनीज अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाती हैं। इनकम स्टेटमेंट टेल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट भी कहलाती है। प्रिपेयर्ड क्वार्टरली एंड एनुअली। इनकम स्टेटमेंट जो कंपनीज की बनती है या तो वो क्वार्टरली बनती है, हर 4 महीने बाद बनती है, या एनुअली उसे 1 साल के बाद बनाया जाता है। सो इट इज़ डिपेंड अपॉन कंपनी के इनकम स्टेटमेंट कब बनाई जाएंगी। बैलेंस शीट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट डे तक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन कैसी थी, कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज़ या इक्विटी में क्या क्या चेंज आता है, बैलेंस शीट वो सब कुछ डिस्क्लोज करती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैचिंग कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट एनी बिजनेस एक्सपेंस इनकर्ड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज रिलेटेड रेवेन्यू। मैचिंग कंसेप्ट में हमें ये बताया गया है कि जब भी हम अपने बिजनेस के किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू मिलता है, लेकिन उस रेवेन्यू को जनरेट करने में, अपने प्रोडक्ट को बनाने और बेचने में हमें कोई ना कोई एक्सपेंस भी होता है। सो उस एक्सपेंस को भी हमने उसी सेम पीरियड में रिकॉर्ड करना है जिस पीरियड में हमने अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया है। मैचिंग कंसेप्ट को कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं।
पहली एग्जांपल है, अ कंपनी सेल 50 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फॉर $4,000। एक कंपनी है, उसने अपने 50 यूनिट सोल्ड किए हैं और उनको जो रेवेन्यू मिला है वो $4,000 का मिला है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर दिस यूनिट इज $2,500, और जो इन प्रोडक्ट को सोल्ड करने की कॉस्ट आई है वो $2,500 की आई है। रेवेन्यू हमारे पास $4,000 का है और जो कॉस्ट आई है वो $2,500 की है। द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज द इंटायर 2,500 कॉस्ट इन द सेम पीरियड एज द सेल। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो रेवेन्यू हुआ था $4,000 का वो अगस्त के महीने में हुआ है और हमने उसे अगस्त के महीने में रिकॉर्ड किया है। सो जो इस रेवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंस है, जो उसका एक्सपेंस हुआ था $2,500 का, उसको भी हमने अगस्त के महीने में ही रिकॉर्ड करना है, सेम पीरियड में रिकॉर्ड करना है। यही मैचिंग कंसेप्ट हमें बताता है कि जब भी हमें कोई रेवेन्यू होता है, जो उसके रिलेटेड एक्सपेंस है उसे भी हमने सेम पीरियड में ही रिकॉर्ड करना है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, अ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टू गिव हिम 10% कमीशन अकॉर्डिंग टू सेल। एक कंपनी है, उसने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जितनी भी सेल्स वो कंपनी करेगा उसके मुताबिक उसे 10% कमीशन मिलेगा। द कंपनी अर्न सेल्स ऑफ $1,00,000 इन मंथ ऑफ नवंबर। कंपनी ने $1,00,000 की सेल की नवंबर के महीने में। दे पे $10,000 कमीशन फी टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन दिसंबर, और उन्होंने $10,000 कमीशन फी दी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को दिसंबर के महीने में, क्योंकि अगर हम 1,00,000 का 10% लगाएं तो $10,000 ही बनता है। सो नवंबर के महीने में कंपनी के पास रेवेन्यू आया, लेकिन उन्होंने पे जो किया है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को दिसंबर के महीने में किया है। अब जो है वो हम एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करेंगे हमें देखना है, बट द एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड अलॉन्ग विद द रेवेन्यू। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट हमें ये बताता है कि एक्सपेंस को भी हमने उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है जिस पीरियड में हमें रेवेन्यू हुआ है। सो एक्सपेंस रिकॉर्ड इन नवंबर इनकम स्टेटमेंट। इसी वजह से जो हमारे एक्सपेंस होंगे, बेशक हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को दिसंबर में पे किया, लेकिन उसके एक्सपेंस को हम नवंबर की इनकम स्टेटमेंट में ही शामिल करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है रियलाइजेशन कंसेप्ट। इट इज़ अ मेथड यूज बाय अकाउंटेंट टू रिकॉर्ड रेवेन्यू अर्न बाय बिजनेस। रियलाइजेशन कंसेप्ट एक ऐसा मेथड है जिसे अकाउंटेंट यूज करते हैं अपने बिजनेस में जब भी इनको रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने बिजनेस का कोई प्रोडक्ट सेल किया और उसके नतीजे में हमारे पास रेवेन्यू आया है, उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए हम रियलाइजेशन कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। बट एट व्हाट स्टेज वी रिकॉर्ड रेवेन्यू। लेकिन हम रेवेन्यू को कौन से स्टेज पे रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन बायर रिसीव द ऑर्डर, जब बायर के पास उसका ऑर्डर पहुंच जाए। व्हेन सेलर एग्जीक्यूट द ऑर्डर, जब सेलर अपने पास से ऑर्डर भेज दे या डिस्पैच कर दे। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द कैश, जब सेलर को अपने प्रोडक्ट का कैश मिल जाए। किस स्टेज पे हमें रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है? अकाउंटिंग फॉलो द सेल्स ऑफ गुड एक्ट दैट रेवेन्यू इज अर्न व्हेन गुड आर ट्रांसफर। अकाउंटिंग इसके लिए सेल्स ऑफ गुड एक्ट को फॉलो करती है, जिसमें कहा गया है कि बिजनेस तभी रेवेन्यू अर्न करती हैं जब गुड्स उनके पास से ट्रांसफर हो जाता है बायर की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड रिकॉर्ड रेवेन्यू इज कॉल्ड रियलाइजेशन कंसेप्ट। ऐसा कंसेप्ट जब हम अपने रिस्क या रिवॉर्ड को या हम अपने गुड को ट्रांसफर कर देते हैं और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसे कंसेप्ट को हम कहते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। प्रॉफिट शुड बी रियलाइज व्हेन गुड आर ट्रांसफर और रिस्क और रिवॉर्ड आर ट्रांसफर। सो रियलाइजेशन कंसेप्ट में यही कहा गया है कि प्रॉफिट हम तभी रियलाइज करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे जब गुड्स जो है या रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो हमारे पास से, बिजनेस के पास से बायर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल मीन रिकॉर्डिंग रेवेन्यू और एक्सपेंस पेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ कैश। एक्रूअल का मतलब होता है कि कोई भी कैश का एक्सचेंज ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू और एक्सपेंस जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बिजनेस ने अपना कोई प्रोडक्ट सेल किया है किसी पार्टी को, लेकिन उस पार्टी ने जो है वो हमें कैश नहीं दिया, अभी वो कैश फ्यूचर में हमें पे करेगी, लेकिन हमारे बिजनेस का रेवेन्यू हुआ है, उस रेवेन्यू को हमें रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से अगर हमारे बिजनेस ने किसी कंपनी से कोई चीज़ खरीदी है और हमारा बिजनेस अभी उसको पे नहीं करा, अभी कैश में पेमेंट नहीं करा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में उसे पेमेंट करनी होगी, सो बिजनेस का एक्सपेंस हुआ है, बेशक उसने कैश में पेमेंट नहीं किया। सो विदाउट द एनी एक्सचेंज ऑफ कैश, कोई भी कैश का एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस कंसेप्ट का नाम होता है एक्रूअल कंसेप्ट। When transactions are recorded in account book, even if the payment of particular product or service has not been received or made, हमारा बिजनेस जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करता है या कोई सर्विस देता है, उसकी हमें पेमेंट मिले ना मिले, लेकिन फिर भी हम उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी का नाम है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट इम्प्लीमेंट इन द बिजनेसेस विच हैव क्रेडिट ट्रांजैक्शन नेचर, गुड एंड सर्विसेज सोल्ड ऑन क्रेडिट।
एक्रूअल कंसेप्ट उन बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट होता है जिसका क्रेडिट ट्रांजैक्शन नेचर होता है, जहाँ पे क्रेडिट बाइंग और सेलिंग हो रही होती है, जहाँ पे बायर्स जो है वो उधार पे चीज़ खरीद रहे होते हैं और उधार पे चीज़ जो है वो बेच रहे होते हैं। तो इस तरह का जो नेचर का बिजनेस होता है वहाँ पे एक्रूअल कंसेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। लास्ट है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट ऑल द रेलेवेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी डिस्क्लोज बाय बिजनेस। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट में हमें ये बताया गया है कि जो भी रेलेवेंट या ज़रूरी इंफॉर्मेशन है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए वो कंपनी ने डिस्क्लोज करनी है या बतानी होती हैं। The need of this because creditor, investor, supplier, competitor, etc. make important decision regarding the company. फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट की इसलिए हमें ज़रूरत होती है क्योंकि क्रेडिटर, इन्वेस्टर, सप्लायर, कंपेटिटर और भी बहुत सारी पार्टीज़ ने जो है वो कंपनी से रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर ने ये डिसीजन करना होता है कि उसने कंपनी को क्रेडिट देना है या नहीं देना, उधार पे पैसे देने हैं या नहीं देने। इन्वेस्टर ने ये डिसीजन करना होता है कि कंपनी में उसने पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने। सप्लायर ने ये देखना होता है कि जो पुराने सप्लायर्स होते हैं उनका जो है वो कंपनी के साथ कैसा रिलेशन है। कंपेटिटर ने ये देखना होता है कि कंपनी की वीकनेस और स्ट्रेंथ कैसी है, क्या है और कैसी हैं, और जो है वो उनसे आगे कैसे निकल सकते हैं। सो इस तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। द डिस्क्लोज ऑफ सच इंफॉर्मेशन हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग। जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन कंपनीज अपनी डिस्क्लोज करती हैं तो इससे दूसरी पार्टीज जो हैं वो डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर तरीके से कर सकती हैं, अपने लिए जो है वो बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकती हैं। इट डज नॉट मीन टू रिलीज एवरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनीज है वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दें। इससे जो है वो कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है कि अगर वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे तो।